सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का हिस्सा तो है ही, भारतीय शासन व राजनीति पुस्तक में। एमए में भी जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन और राजनीति, उसके सिलेबस का भी ये पार्ट है। इसके अलावा जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जिनकी अपन बात करें आरएएस, टीचर, चाहे स्कूल लेक्चर हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, इसके अलावा रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के कुल 395 में से 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी किए गए हैं, यानी ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आज बहुत इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और पाठ्यक्रम के हिसाब से भी। तो आइए चर्चा करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। दरअसल 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। उसमें ये विचार किया गया था कि भारतीय शासन में क्या सुधार किए जा सकते हैं, और उन तीनों गोलमेज सम्मेलन किया गया उसको आकार रूप प्रदान करने के लिए मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि श्वेत पत्र क्या होता है। श्वेत पत्र वो होता है जिसमें किसी भी घटना के बारे में, किसी भी सुधार के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं, जिन्हें सरकार का समर्थन हासिल होता है, उसे श्वेत पत्र कहा जाता है। तो इस श्वेत पत्र में प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी, और उस श्वेत पत्र के सुझावों को स्वीकार करते हुए ही ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम जो है वो निर्मित किया गया था। अब 1935 के शासन अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? ये एक तो बहुत लंबा था, इसमें 451 धाराएं थी और 15 परिशिष्ट थे। इसके इतना लंबा और पेचीदा होने का कारण ये था क्योंकि भारत में जो सत्ता हस्तांतरण की जो मांग लगातार बढ़ रही थी, उस मांग को संतुष्ट करना आवश्यक था, यानी भारतीयों को उत्तरदायी शासन भी देना जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार अपने खुद के हितों को भी सुरक्षित कर लेना चाहती थी। तो इसीलिए ये अधिनियम बहुत लंबा चौड़ा हो गया, बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए। तो इसमें जो प्रावधान किए गए उसमें सबसे पहला है अखिल भारतीय संघ। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का विचार रखा गया कि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था लागू की जाएगी और 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और देसी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। देसी रियासतों की इच्छा थी कि वो उस संघ में शामिल हो या न हो। जो देसी रियासत संघ में शामिल होना चाहती थी उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे, और उन शर्तों का उल्लेख उसमें किया गया था जिन शर्तों पर वो संघ में शामिल होती। केंद्र और राज्यों में यानी संघ और उसकी इकाइयों में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता तो उसके लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया था। लेकिन ये अखिल भारतीय संघ तभी बनाया जाता जब भारत की जो देसी रियासतें थीं उनकी कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली देसी रियासतें संघ में शामिल होने की इच्छा प्रकट करती। कहने का मतलब संघीय व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन था उसमें देसी रियासतों के लिए 260 में से 104 सीटें रिजर्व की गई थी, और उस 104 सीटों में से 52 सीटें देसी रियासतों के द्वारा भर जाती तो ये अखिल भारतीय संघ स्थापित होता। लेकिन देसी रियासतें चूंकि संघ में शामिल नहीं हुई और इस कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नहीं की गई। दूसरी जो इसकी विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, बड़े संतोष का विषय भी था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई थी, यानी प्रांतों के शासन को 2 भागों में बांट दिया गया था, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। उस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके प्रांतों का संपूर्ण शासन भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया था,
ये मंत्री प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे और उस प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल का नेता जो था वो मुख्यमंत्री बनता और वह अपने मंत्रिमंडल का गठन करता। गवर्नर से ये उम्मीद की गई कि वह प्रांतों के शासन का संचालन मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करेगा। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी था, यानी सभी मंत्री जो है एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये प्रांतीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की दिशा में प्रयास किया गया। अब कॉम्पिटिशन में भी आता है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन कब स्थापित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन कब स्थापित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तीसरा जो था केंद्र में द्वैध शासन, ये भी एग्जाम में कई बार आता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसमें कुछ विषय जो थे वो गवर्नर जनरल के हाथ में रखे गए, जैसे सुरक्षा है, सेनाएं हैं, विदेश संबंध हैं, धार्मिक मामले हैं और कबायली मामले। और अन्य विषयों का प्रबंध करने के लिए गवर्नर जनरल के कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। और ये जो मंत्री थे ये केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि गवर्नर जनरल अपने 3 परामर्शदाताओं की सहायता से जो महत्वपूर्ण मामले थे, जैसे सुरक्षा का मामला था, विदेश संबंध थे, धार्मिक मामले थे, कबायली मामले थे, उनका प्रबंध करेगा। और केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी जो भारतीय मंत्री थे, जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, उनको अन्य विषयों का शासन सौंप दिया गया। संक्षेप में केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, यानी कुछ सत्ता का कुछ हिस्सा भारतीयों को दिया गया और कुछ गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित रखा गया। इसकी जो अगली विशेषता थी वो ये थी कि इसमें सेफ गार्ड्स और रिजर्वेशंस बहुत थे, यानी संरक्षण और आरक्षण। इससे तात्पर्य क्या है कि यद्यपि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया था, लेकिन गवर्नर को कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियां और विशिष्ट उत्तरदायित्व दे दिए थे जिनके आधार पर वो प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप कर सकता था। उसी प्रकार केंद्र में गवर्नर जनरल के पास न केवल महत्वपूर्ण जो विभाग थे, बल्कि उसके पास कुछ ऐसे विशेषाधिकार भी थे जिनके आधार पर वह संघीय शासन में हस्तक्षेप कर सकता था। तो ये अधिनियम के संरक्षण और आरक्षण गवर्नर और गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार ही थे और इन विशेषाधिकारों के कारण ही जो भारत शासन अधिनियम था उसको वांछित सफलता नहीं मिल पाई थी। 5वां जो प्रावधान था वो था विधान मंडलों और मताधिकार का विस्तार। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जिसकी सदस्य संख्या 145 होती थी, उसे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत बढ़ाकर केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 375 कर दी गई और जो उच्च सदन था राज्य परिषद, उसकी सदस्य संख्या 60 से बढ़ाकर 260 कर दी गई। यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया गया सदस्य संख्या का। और दूसरी जो विशेषता थी कि पहले तो क्या था कि प्रांतों के अंदर केवल एक सदन थे, अब 11 में से 6 ब्रिटिश प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कायम की गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब स्थापित हुई? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब स्थापित हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। मताधिकार का विस्तार भी किया गया और केंद्रीय व्यवस्थापिका के संदर्भ में भारत की 15% से अधिक आबादी को मताधिकार दिया गया। वहीं प्रांतों के संबंध में 10% आबादी को मताधिकार दिया गया। एक खास बात ये थी कि सभी संघीय व्यवस्था वाले देशों में जो केंद्रीय विधानसभा थी, जिसको आज हम लोकसभा कहते हैं, उस केंद्रीय विधानसभा का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रखा गया था और जो राज्य परिषद, जिसको आज हम राज्यसभा कहते हैं, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रखा गया था, यानी विपरीत व्यवस्था अपनाई गई थी। छठा जो है शक्ति विभाजन। केंद्र और प्रांतों के मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था और संघात्मक व्यवस्था वाले देशों की एक प्रमुख विशेषता ये होती है
कि उसमें केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। इसके लिए 3 सूचियों की व्यवस्था की गई थी: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची के अंदर 59 विषय थे, जैसे जल, थल और वायुसेना, विदेश संबंध, डाक, तार, मुद्रा, टंकण, संघीय लोक सेवाएं, संचार, बीमा, बैंकिंग आदि। इन 59 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय व्यवस्थापिका को था, संघीय व्यवस्थापिका को था, तथा प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कानून व्यवस्था, न्यायालय, अस्पताल, नहरें, कृषि, जंगल, सड़क आदि। अब ये जो प्रांतीय विषय थे, इन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों को दिया गया। इसके अतिरिक्त जो समवर्ती सूची थी, उसमें 36 विषय थे, जिनमें दीवानी और फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने, श्रमिक कल्याण आदि। इन समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघीय और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं को था, लेकिन विरोध की स्थिति में संघीय कानून मान्य होता। अभी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भारत शासन अधिनियम में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54। और संघीय सूची में कितने विषय थे? 59। ये आरएस के एग्जाम में भी आया हुआ है, स्कूल लेक्चर के एग्जाम में भी आया हुआ है, और कंपटीशन में भी ये प्रश्न खूब आता है। खास बात 1935 के अधिनियम की ये थी कि जैसे आज अवशिष्ट विषय केंद्रीय संसद को दिए गए हैं आज के संविधान में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय को दिए गए थे, यानी प्रांतीय और संघीय विधानमंडल उस पर कानून नहीं बना सकते थे। 7वीं जो विशेषता थी वो ये थी कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, यानी केंद्र तथा प्रांतों में कोई विवाद हो जाए, संघ तथा उसकी इकाइयों में कोई विवाद हो जाए, देशी रियासतों के मध्य कोई विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय होगा। ये संघीय न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम के संविधान की व्याख्या करेगा। इसके अलावा केंद्र राज्यों के विवादों का निपटारा करेगा। इस संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन ये संघीय न्यायालय जो था, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, जैसे आज सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ। 1935 के अधिनियम में जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, बल्कि उसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है कि संघीय न्यायालय के ऊपर अधिकारिता किसको प्राप्त थी? वो लंदन की प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। 8वां ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार भारत की केंद्रीय विधानसभा, जिसको संघीय विधानसभा कहते थे, उसको या प्रांतीय विधानमंडलों को नहीं था, बल्कि उस अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की पावर ब्रिटिश संसद को दी गई थी। यानी भारतीयों के भाग्य का निर्णय करने का अंतिम अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। 1935 के एक अधिनियम की खास बात यह है कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। अभी एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना नहीं थी, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन जब विवाद खड़ा हो गया, ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जता दी, तो फिर ये निश्चित किया गया कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना में तो ये प्रावधान था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहेगा, यानी ये बात स्पष्ट थी कि ब्रिटेन वाले भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे, बल्कि औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाए रखना चाहते थे। तो इस बात का बड़ा विरोध हुआ। 10वां जो इसमें प्रावधान था कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया। दरअसल भारतीय लगातार ये मांग कर रहे थे कि भारत परिषद का अंत कर दिया जाए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि भारत मंत्री का पद बरकरार रखा गया। भारत मंत्री के पद का प्रावधान सबसे पहले कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। तो ये जो भारत मंत्री जो था, इसको कुछ परामर्शदाता मिले। उन परामर्शदाताओं की बात को मानना या नहीं मानना इसकी मर्जी पर निर्भर था। भारत मंत्री की शक्तियों में भी कुछ कमी की गई, लेकिन पद समाप्त नहीं किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत परिषद कब समाप्त हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत मंत्री का पद कब समाप्त हुआ? भारत शासन अधिनियम 1947 में। 11वीं जो इसकी विशेषता थी कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। यानी अंग्रेज जो थे फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे,
उन्होंने केंद्रीय विधानसभा और प्रांतों में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को न केवल बरकरार रखा, एंग्लो इंडियंस, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों के साथ साथ हरिजनों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। उनके लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रावधान करने का प्रयास इन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुसलमानों की आबादी इस देश की 1/3 नहीं थी, बावजूद उसके संघीय व्यवस्थापिका में 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई। 12वीं और अंतिम विशेषता इस अधिनियम की ये थी कि इसमें ब्रह्मा, जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, उसे भारत से अलग कर दिया गया। अदन जो था उसको भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके ब्रिटेन के अंदर जो औपनिवेशिक कार्यालय था उसके अधीन कर दिया गया। और ब्रार, जो पहले हैदराबाद के निज़ाम के अंतर्गत आता था, हैदराबाद के निज़ाम की उस पर प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार कर ली गई, लेकिन उसे मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की पढ़ी। कंपटीशन में इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये वीडियो बहुत उपयोगी है। इसको आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप क्रमबद्ध रूप से भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे कॉलेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप अपनी समस्या रख सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।